हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। अभी हमने ट्विटर खोल रखा, ट्विटर अकाउंट देख रहे हैं IPRD बिहार का, और ये अकाउंट ऑफिशियल है या नहीं है इसे जानने के लिए हमें क्लिक करना चाहिए फॉलोड बाय पे। यहाँ हम क्लिक करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा फॉलो किया गया है, इसकी अतिरिक्त दीपक सर के द्वारा फॉलो किया गया है और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा फॉलो किया गया है, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा फॉलो किया गया है। तो जाहिर सी बात है ये ऑफिशियल अकाउंट है। यहाँ पे एक ट्वीट के बारे में चर्चा करेंगे और ये ट्वीट जो संबंधित है वो शिक्षक बहाली से संबंधित है। आप इसे देख भी सकते हैं, ये चीज़ लिखा गया है। और दूसरा एक और ट्वीट किया गया है, ये इसी पे चर्चा करेंगे हम। तो किसी पे भी हम क्लिक करके इस ट्वीट को बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे केवल एक चीज़ लिखा गया, डोमिसाइल के संबंध में भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ लिखा गया। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पे नीचे में एक ट्वीट लिखा गया है जिस पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है विज्ञापन के बाद कई रीट। विज्ञापन मतलब क्या? BPSC की जो भी शिक्षक बहाली होने जा रही है BPSC के द्वारा, यानी जो भी विज्ञापन निकला BPSC का शिक्षक बहाली का, उसके बाद कई रीट दायर हुए हैं जिसमें संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। 14 और 16 का उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया। तो यहाँ पे हम एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, अगर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में सोचते हैं, आप थोड़ा भी सोचते हैं, तो जरूर अन्य राज्यों में जो चीज़ें कंडीशन जो चीज़ें लागू है उसे एक बार जरूर देखना और पढ़ना और समझना चाहिए कि वहाँ पे क्या कुछ कंडीशन है। वही चीज़ यहाँ लाने की कोशिश करना चाहिए। पहला चीज़ हम क्लियर करते हैं, उसी को लाने की कोशिश करना चाहिए कि किसी न किसी कंडीशन को रखना चाहिए। दूसरा जो लाइन है जो इस पे हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वो लिखा गया, पूर्व में 2012 की नियमावली में भी बिहार के अस्थायी निवासी होने की बाध्यता नहीं थी। ये चीज़ क्लियर तरीके से लिखा गया है कि बाध्यता नहीं थी, अस्थायी निवासी होने की बाध्यता नहीं थी। इसे हम क्लियर करना चाहेंगे। क्लियर कैसे होगा ये? तो जो भी शिक्षक बहाली होता है वो 4 स्तर पे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एक होता है आपका 1 से 5 का, दूसरा होता है आपका 6 से 8 का, तीसरा होता है आपका 9 से 10 का और चौथा होता है 11 से 12 का। इसे क्लियर समझ रहे होंगे। इसे हम 2 सेगमेंट में बांट देते हैं, एक हो गया प्राथमिक, एक हो गया माध्यमिक। प्राथमिक में क्या था? तो स्थायी निवासी होने की बाध्यता नहीं थी। यहाँ पे बाध्यता नहीं थी, किसी भी राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें बाध्यता थी। तो जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखे जा रहे हैं तो इस पॉइंट को उन्हें क्लियर करना चाहिए और साथ में जो भी अधिसूचना वगैरह जारी किया जा रहा है उसमें भी ये चीज़ क्लियर लिखा जाना चाहिए। ये जो अस्थायी निवासी होने की बाध्यता की छूट दी जा रही, बाध्यता नहीं होने की छूट दी जा रही, यानी अस्थायी निवासी नहीं होना चाहिए, वो किससे संबंधित है? केवल और केवल प्राथमिक से संबंधित है। प्राथमिक शब्द का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हम क्यों कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले जब नियमावली बना था तो वो सबका अलग अलग था, लेकिन इस बार जो नियमावली बना है सभी को एक में मर्ज किया गया। तो यहाँ पे प्राथमिक शब्द जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने लिखा है कि पूर्व में 2012 की नियमावली में बिहार के अस्थायी निवासी होने की बाध्यता नहीं थी, तो किस में नहीं थी? प्राथमिक में नहीं थी, यानी 1 से 5 और 6 से 8 में नहीं थी। अभी भी आप सोच रहे होंगे नहीं हम गलत बोल रहे हैं, तो प्रूव करने के लिए आपको हम एस्टेट का नोटिफिकेशन दिखाएंगे। जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट का हुआ था उसका नोटिफिकेशन दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी भाग लेते हैं, क्योंकि पात्रता परीक्षा जरूरी होता है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जिसमें भाग लेते हैं उसमें क्लियर तरीके से लिखा होता है कि क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, कौन इसमें भाग लेंगे, वो सारा चीज़ बेस्ट होता है आपके नियमावली पे। तो इसीलिए हम आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसे जरूर एक बार दिखाएंगे। आराम से प्यार से देखिए, प्यार से देखने के बाद आप उसमें संशोधन कीजिए। साथ में आप ये भी कोशिश कीजिए कि इसमें भी प्रत्येक राज्य का देख के कैसे वहाँ पे लागू है, क्या कुछ है, उसे देखते हुए उस तरीके का कंडीशन जरूर लगाएं, अगर आप बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में सोचते हैं तो। तीसरा, इसके बारे में अभी हमें चर्चा करना है, एक और पॉइंट ले लेते हैं। उस समय लगभग 1.68 लाख वैकेंसी थी जिसमें राज्य के बाहर के मात्र 3400 अभ्यर्थी चयनित हुए। इन्होंने 3400 अभ्यर्थी ही चयनित होने की बात कहा है। यहाँ पे भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उस समय कंडीशन कुछ और था।
आप नियोजित कर रहे थे, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी कंडीशन कुछ और है, आपने पेमेंट भी कुछ ढंग का दे दिया है, मतलब इतना नहीं कि पुराना वाला, लेकिन तब पर भी हम मानेंगे कुछ ढंग का है, अच्छा है। पेंशन की भी बात है, को जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो चयनित होने की जो फाइटिंग की जो सिस्टम है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसलिए पुराने वाले पे मत जाइए। पहले क्या था, शिक्षक बहाली जो होता था ना, बहुत पहले का चले जाइएगा तो कोई मिलता नहीं था, लेकिन इस बार देखिए कितना दौड़ है, सभी जगह लोगों की संख्या, जो जनसंख्या वो बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी बहुत ज़्यादा फाइट है। आप जो सीटेट नहीं हुआ उन्हें भी मौका दे दिए हैं, तो वो भी बेचैन है, तभी तो उन्हें मौका मिला, वो दौड़ रहे थे तभी तो मौका मिला। तो आप खुद सोच और समझ सकते हैं कि पहले से हमें तुलना नहीं करना चाहिए। कैसे तुलना करने लगते हैं आप पहले से? पहले की बात कुछ और थी, अभी की कुछ और बात है, क्लियर तरीके से। और जो इधर उधर का वीडियो बना के ये कह रहे हैं कि फाइटिंग नहीं होगा और इसमें नहीं जाएंगे, अरे कहाँ सोचते हैं। अगर कोई कैटेगरी का, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में कोई शिक्षक अभ्यर्थी है, अगर उसका चयन जनरल में हो जाता है ना, तो फिर इसमें फाइटिंग ओबीसी कैटेगरी में कम देखने को मिलेगी। कुछ ज़्यादा ज्ञान मत बांटिए, सबको पता है कि किससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, सभी को पता है। क्लियर तरीके से हम ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार को जरूर से जरूर सोचना चाहिए। 2020 में आपने पहली बार, ये बहुत कोशिश के बाद नियमावली में लिखा गया था, क्या लिखा गया था कि वहाँ बिहार के निवासी होने की बात लिखा गया था, प्राइमरी में भी 2020 में पहली बार। लेकिन आपने कोई बहाली किया? नहीं किया। उसके बाद जब इस समय 23 में भी लागू हुआ तो आपने उसे हटा दिया, एक भी बहाली नहीं। अरे नहीं समझ में आता, नहीं कुछ होता है कि जिस तरीके से नियोजित बहाली होता था वैसे ही कीजिए, नियोजित कीजिए, उसके बाद आप वहां पे फिर से पेमेंट वगैरह का सिस्टम रखिए। क्योंकि जो भी आपने एग्जाम लिया आप अपने थ्रू लिए, स्टेट वगैरह का जो भी एग्जाम होता है बिहार बोर्ड लेता है। अगर आप बिहार बोर्ड बेशक करते हैं कि प्रत्येक साल का मैट्रिक इंटर का बोर्ड का परीक्षाएं कौन कराता है? वही कराते हैं। तो सोचिए समझिए थोड़ा, शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के हैं ना, उनके बारे में सोचिए, कहाँ जाएंगे ये बच्चे। अब हम बात करते हैं नियमावली 2012 के बारे में, जिस पे आप कह रहे हैं कि बिहार के स्थायी निवासी होने की बाध्यता नहीं थी। तो हम आपको बता रहे हैं, फिर से लिखित आपको दिखा रहे हैं, 9 से 10 और 11 से 12 में ये थी। और आप जो भी आगे अधिसूचना वगैरह जारी कर उसमें ये मेंशन करें कि वो प्राथमिक से संबंधित है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बिहार के अस्थायी निवासी होने की बाध्यता है। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक ही नियमावली रह गया। अब हम बात करते हैं एस्टेट 2019 में क्या ये चीज लिखा गया था यानी नहीं लिखा गया था, उसे एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं 2011 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, आप देख भी सकते हैं लिखा गया बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011। इसमें जब नीचे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे चलेंगे जब नीचे आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आवेदक की न्यूनतम अर्हता। यहाँ पे क्लियर तरीके से पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या लिखा गया है, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। तो पहला चीज़ तो हमने ये प्रूव कर दिया। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2011 का है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे 2019 में इसके बाद एस्टेट हुआ था परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, उसे भी दिखाएंगे। फिर 2023 का जो 22-23 में जो नोटिफिकेशन निकला है कॉमर्स का, उसे भी दिखाएंगे। सारा पीडीएफ आपको दिखा दें ताकि आगे जो भी लिखा जाए वहाँ पे क्लियर मेंशन किया जाए ये छूट केवल और प्राथमिक के लिए, क्योंकि अब जो नियमावली बना है केवल एक ही बना है सभी के लिए, ये चीज़ मेंशन होना चाहिए। और सेकंड वाले में भी, सेकंड कहने का मतलब 1 से 5 और 6 से 8 में भी कुछ कंडीशन लगाएं, निश्चित रूप से लगाएं जैसे अन्य राज्यों में लगा हुआ है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे हमने क्लियर आपको दिखा दिया। अब एक और पीडीएफ हम आपको दिखा रहे हैं जो संबंधित है एस्टेट 2019 के विज्ञापन से संबंधित। ये एस्टेट 2019 का विज्ञापन है, आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है सारा चीज़ स्पष्ट तरीके से। इसमें रिक्ति वगैरह सारे चीज़ों का चर्चा हुआ था, लेकिन ये इन्होंने उल्टा सीधा करके वो इधर उधर कर दिया। फिलहाल हम जो बातचीत करेंगे मेन पे बातचीत करेंगे, मुख्य जो मुद्दा है उस पर बातचीत करेंगे। यहाँ पे भी अर्हता आपको हम दिखाना चाहेंगे, लिखा गया क नंबर भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, ये क्लियर तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। और ये परीक्षा हो भी गया, 2011 का भी हुआ। 2011 के बाद जो 2011 में जो परीक्षा हुआ रिजल्ट भी आया और बहाली भी हो गया।
सारा चीज़ वो कंडीशन पूरा हो गया। लेकिन ये जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ, वही सेम एग्ज़ाम, उससे भी हार्ड परीक्षा, लेकिन इसका कोई बहाली नहीं हुआ। सरकार को इस पे जवाबदेही ज़रूर देना चाहिए। इस पे भी केस है, बहुत सारे केस इस पे भी किए गए हैं। ऐसे थोड़े हैं कि ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी केस किए हुए हैं। जवाब देना होगा। 19 के बाद ये परीक्षा ला रहे हैं, एक ही बार नियम, खेल होने के बाद आप नियम चेंज कर दीजिएगा। तो पहला चीज़ ये कि ये भी आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, ये लिखा गया है। चलिए, इसके बाद जो 23 में जो अभी जो नोटिफिकेशन निकाले हैं कॉमर्स सब्जेक्ट का, उसमें भी आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं एस्टेट 2023 का है, जो कॉमर्स से संबंधित था। यहाँ पे जब आप चलेंगे नीचे में अर्हता पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या लिखा गया बाबू, आवेदक भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो, क्लियर तरीके से लिखा गया है। तो ये चीज़ प्रूव हुआ, एक तरह से आप कह सकते हैं प्रूव हो गया कि 9 से 10 कमा 11 से 12 में बाहरी नहीं आ सकते हैं। तो एक तो जो भी मंत्री जी बयान वगैरह देते हैं कि विज्ञान वगैरह में ये सारे कंडीशन ना इन्हें देखना चाहिए, और कितना बार परीक्षा लिए हैं 12 साल में, देखना चाहिए ना। तो पहला चीज़ ये प्रूफ हो जाता है कि ये चीज़ मेंशन जरूर बिहार गवर्नमेंट को करना चाहिए। कोई भी पंक्ति लिखने से पहले उन्हें भी देखना चाहिए कि हमने पहले क्या किया है। तो वहाँ पे एक शब्द मेंशन करें, प्राथमिक, पहला चीज़। और दूसरा, जैसे माध्यमिक चल रहा है ना, वो माध्यमिक चलने दें, बहुत ज़रूरी है चलने देने की। तो फिर विश्वासघात हो जाएगा कि 12 से इस समय 12 सालों का जो नियम है वो एकाएक चेंज कर देंगे आप। और एक नियमावली बनाए, इसलिए मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे उड़ रहे होंगे कि नहीं ये क्यों ऐसा नहीं होगा, ये एक नियमावली बना दिया गया, सभी को एक ही में समावेशित कर दिया गया है, तो इसलिए मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हम लास्ट में जाते जाते, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लास्ट में जाते जाते ज़रूर कहेंगे कि प्लीज़ सभी राज्यों का एक बार लेखा जोखा जरूर देख ले, वहाँ पे किस तरीके से कैसे लागू किया गया है, क्या कुछ किया गया है, उस पे देखते हुए आप अपना डिसीजन लें। ऐसे नहीं है कि हाँ कुछ भी कह दे कुछ भी करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ज़रूर एक बार अपना देखें, सोचें, समझें, उसके बाद फैसला लें। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप बात कर लें यूपी का, बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह सारा चीज़ मिल जाएंगे। दिल्ली की बात करें, वहाँ पे भी सारी चीज़ मिल जाएंगे। झारखंड की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे कोयला खदान वगैरह सारा चीज़, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। लेकिन बिहार में आपने क्या रखा है जहाँ बच्चे जाके काम करें? जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा पलायन देखने को कहाँ मिलता है? बिहार में देखने को मिलता है। पहले जाके जो भी अभी सरकार में है, पहले उन लोगों का भाषण देख लीजिए, कल भी हमने लगाया था, हमेशा लगाते हैं, आप उन लोगों का देख लीजिए क्या कुछ बोलते थे पहले, कि सबसे ज़्यादा यहीं से होता है। तो जाहिर सी बात है, आप सोचिए ना अपने बारे में, अपने बिहार के बारे में, कि क्या होना चाहिए जो यहाँ के बच्चों को फ़ायदा दिलाए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से कि क्या लिखा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या सच्चाई है। फिलहाल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।